देखो तो हम लोग कास्ट आयरन का दो टाइप देख चुके थे, ग्रे कास्ट आयरन और व्हाइट कास्ट आयरन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेलिएबल कास्ट आयरन। देखो जब हम लोग अभी तक दोनों जो कास्ट आयरन हम देखे हैं, ग्रे और व्हाइट, वो दोनों का प्रॉपर्टी क्या था, मेन दोनों में आता था ब्रिटल था। ठीक है, कोई भी वहां पे डक्टाइल नेचर का नहीं था। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि थोड़ा सा कास्ट आयरन में ब्रिटलनेस को कम कर देंगे और उसमें डक्टिलिटी ले आएंगे। ठीक है, डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी को थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं कि इम्पार्ट कैसे कर सकते हैं। कास्ट आयरन में ऐसे हम लोग ब्रिटलनेस को कम कर सकते हैं, थोड़ा पूरी तरह से नहीं हटेगा और बहुत ही अच्छा डक्टाइल नहीं बनेगा जिस तरह स्टील होगा, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा उसका ब्रिटलनेस को कम कर सकते हैं और डक्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका दो तरीका है, एक मेलेबल कास्ट आयरन हम लोग बनाते हैं और एक डक्टाइल कास्ट आयरन। नाम से ही पता चल रहा है ये मेलेबल डक्टाइल होगा और जो डक्टाइल कास्ट आयरन है वो भी हमारा मेलेबल और डक्टाइल होगा। अब देखो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बनाने का तरीका क्या है कि हम लोग व्हाइट कास्ट आयरन को बनाना पड़ेगा पहले। ठीक है, कास्ट आयरन को व्हाइट कास्ट आयरन में पहले हम लोग बना लेंगे और व्हाइट कास्ट आयरन का क्या करेंगे, हम लोग एनियलिंग हीट ट्रीटमेंट करेंगे। एनियलिंग हीट ट्रीटमेंट ऑफ व्हाइट कास्ट आयरन gives malleable cast iron। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम व्हाइट कास्ट आयरन बना लेंगे और जो व्हाइट कास्ट आयरन बनेगा उसका हम लोग एनियलिंग हीट ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हीट ट्रीटमेंट में एनियलिंग एक स्पेशल टाइप का हीट ट्रीटमेंट है। इसमें क्या करेंगे, जो हमारा व्हाइट कास्ट आयरन बनेगा इसको अप्रोक्स हम लोग 723 टू 910, ठीक है, जो हमारा अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है हाइपो, ये इस टेम्परेचर से हम लोग ऊपर इसको हीटिंग करते हैं। ठीक है, तो यहां तक हम लोग व्हाइट कास्ट आयरन को हीट कर देंगे तो मेल्ट नहीं होगा, केवल वो हीट हो जाएगा और उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। क्योंकि आयरन कार्बन डायग्राम में अगर हम इस टेम्परेचर से एबव हीट करते हैं तो क्या होगा, ठीक है, तो इस जोन के बाद मेरा व्हाइट कास्ट आयरन है, मतलब सॉरी कास्ट आयरन है। ठीक है, अब देखो व्हाइट कास्ट आयरन यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या किए, इसको हम हीट करके इस जोन में इंटर करवा दिए। तो इस जोन में जब ये एंटर करेगा तो यहाँ पे ये अल्फा प्लस Fe3C है, तो ये अब हो जाएगा गामा प्लस Fe3C कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जब व्हाइट कास्ट आयरन का हीट ट्रीटमेंट करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो हमारा कास्ट व्हाइट कास्ट आयरन होगा उसको हम लोग हीटिंग कर देंगे और जब हीट कर देंगे लगभग 700 टू 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीटिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये इस जोन में एंटर कर जाएगा तो यहाँ पे ऑस्टेनाइट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको स्लोली फिर इसको हम लोग कूल करने लगते हैं। तो कूलिंग करने से क्या होता है, एनियलिंग जो हीट ट्रीटमेंट होता है इसका पर्पस ही होता है डक्टिलिटी को इंप्रूव कर देना। ठीक है, वो डक्टिलिटी को इंप्रूव करता है, ये एनियलिंग हीट ट्रीटमेंट का पर्पस ही है डक्टिलिटी को इंप्रूव करना। तो यहाँ पे जो व्हाइट कास्ट आयरन बल रहा था जो बहुत ही ज्यादा ब्रिटल था, उसमें वो थोड़ा सा डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी बढ़ा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेन जो पर्पस है वो एनियलिंग हीट ट्रीटमेंट का है। जब हीट ट्रीटमेंट हम लोग पढ़ेंगे उस टाइम क्लियर इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि एनियलिंग हीट ट्रीटमेंट होता क्या है। हीट ट्रीटमेंट करने का मतलब कि उससे हम एक पार्टिकुलर टेम्परेचर तक हीट कर देंगे। जिस मटेरियल का हीट ट्रीटमेंट करना है उससे हम एक पार्टिकुलर टेम्परेचर तक हीट कर देते हैं, वो टेम्परेचर फिक्स होता है। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे जब हीट ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो उसको उस टेम्परेचर तक हीट कर देंगे, उसको वहां पे कुछ टेम्परेचर कुछ टाइम पीरियड तक हम लोग रखेंगे। उसके बाद जब कुछ टाइम पीरियड बाद एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड तक वहां पे हम उस कंडीशन में रखेंगे उसको। उसके बाद उसका धीरे धीरे फर्नेस में हम लोग कूलिंग कर देंगे। तो उससे क्या होगा, उसका एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा जो हमारा एक नया कास्ट आयरन देगा, जिसमें हमारा मेलेबल भी होगा, वो डक्टाइल भी होगा, इसलिए हम लोग उसमें बोलते हैं मेलेबल कास्ट आयरन। ठीक है, एक्चुअली में देखो होता क्या है, व्हाइट कास्ट आयरन में जो हमारा कार्बन होता है वो किस फॉर्म में होगा, इसमें जो कार्बन होता है वो हमारा आयरन कार्बाइड के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो जब हम लोग एनियलिंग हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या होता है, इसमें जो कार्बन है सीमेंटाइट जो है Fe3C आयरन कार्बाइड, ये हमारा ग्रेफाइट बना लेता है। ठीक है, ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है और वो जो ग्रेफाइट बनेगा वो यहाँ पे
छोटा छोटा इस तरह से नोड्यूल्स के फॉर्म में या फिर स्फेरिकल फॉर्म में एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ फ्लैक्स नहीं बनाएगा। ठीक है, एक ग्राफाइट का फ्लैक्स होगा। फ्लैक्स कैसे बनता है? ऐसे बनता है, जो ग्रे कास्ट आयरन में होगा। ठीक है, इस टाइप का वो पूरे मटेरियल में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, लेकिन यहाँ पे वो स्फेरिकल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसको हम लोग या फिर स्फेरिकल फॉर्म बोलते हैं, स्फेरिकल, या इसी को हम लोग नोड्यूलर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, या इसी को हम लोग स्फेरॉइड्स भी बोलते हैं। मतलब देखो, ग्रे कास्ट आयरन में क्या था? ग्रेफाइट किस फॉर्म में था? ग्रेफाइट फ्लैक्स के फॉर्म में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वहां पे। और इसमें क्या होगा कि जब हम लोग व्हाइट कास्ट आयरन का एनियलिंग करेंगे तो जो आयरन कार्बाइड है, व्हाइट कास्ट आयरन में कौन सा होगा? आयरन कार्बाइड होगा, सीमेंटाइट फॉर्म में होता है। तो ये जो आयरन कार्बाइड है वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है, और वो ग्रेफाइट वो स्फेरिकल फॉर्म में मटेरियल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, स्फेरिकल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसको हम लोग स्फेरिकल फॉर्म बोलते हैं, या नोडुलर फॉर्म बोलते हैं, या स्फेरॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा कार्बन होगा, यहाँ पे जो ग्रेफाइट होगा, वो हमारा स्फेरिकल या नोडुलर या स्फेरॉइड्स फॉर्म में होगा। ग्रे कास्ट आयरन में वो फ्लैक्स के फॉर्म में होता है, और यहाँ व्हाइट कास्ट आयरन में हमारा कार्बन जो होता है वो हमारा सीमेंटाइट फॉर्म में होता है। तो एनियलिंग जब करते हैं तो हमारा जो इसमें सीमेंटाइट था व्हाइट कास्ट आयरन में, ये कन्वर्ट हो जाता है ग्रेफाइट में, क्योंकि एनियलिंग में हम लोग जो कूलिंग करते हैं वो स्लो कूलिंग करते हैं। कल हम बता रहे थे फर्नेस कूलिंग, यहाँ पे हम लोग एनियलिंग प्रोसेस में फर्नेस कूलिंग करते हैं। मींस व्हाइट कास्ट आयरन को हम लोग एक पार्टिकुलर टेम्परेचर में हीट कर दिए, वहां पे कुछ टाइम पीरियड के लिए इसको छोड़ दिए, उसके बाद उसको हम लोग फर्नेस में धीरे धीरे कूल कर दिए। तो उससे क्या हुआ कि कार्बन जो है वो हमारा क्या हो गया, फिर से फ्री हो जाएगा, क्योंकि वो स्लो कूलिंग हम कर रहे हैं। तो जब कार्बन फ्री हो जाएगा तो यहाँ पे लेकिन कार्बन जो है फ्लैक्स के फॉर्म में नहीं आएगा, ये हमारा एक्यूमुलेट हो जाएगा एक स्फेरिकल फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एनियलिंग करने की वजह से ये स्फेरिकल फॉर्म में आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे वो ग्रेफाइट फ्लैक्स में आने का रीजन कुछ और था। यहाँ पे हमारा ग्रेफाइट जो है वो स्फेरिकल फॉर्म्स में जमा हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरा मटेरियल में, उसी को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल या नोडुलर या स्फेरॉइड्स। ठीक है, क्लियर? तीनों में डिफरेंस देखो क्लियर हो जाएगा। ग्रे कास्ट आयरन में स्लो कूलिंग हो रहा था। ठीक है, ग्रे कास्ट आयरन में भी हम लोग स्लो कूलिंग कर रहे थे, लेकिन वहां पे जो ग्रेफाइट फ्लैक्स है वो हमारा फ्लैग के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था पूरा मटेरियल में। व्हाइट कास्ट आयरन में फास्ट कूलिंग कर रहे थे, इस वजह से यहाँ पे हमारा सीमेंटाइट फॉर्म में मटेरियल मेरा कंबाइंड हो जा रहा था। ठीक है, और अब क्या किए हम, व्हाइट कास्ट आयरन को फिर से हम लोग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हीट कर दिए, और वहां पे उसको कुछ पीरियड तक हम छोड़ दिए, और उसके बाद उसको वहीं पे हम कूल होने के लिए भी छोड़ दें। ठीक है, फिर वो वहीं पे धीरे धीरे कूल होने लगा, तो उसके कारण क्या हुआ, जो उसके अंदर आयरन कार्बाइड था व्हाइट कास्ट आयरन के अंदर, वो हमारा कन्वर्ट हो गया ग्रेफाइट में। और ग्रेफाइट में जब वो कन्वर्ट हो रहा था तो क्या है, वो एक जगह आके एक्यूमुलेट हो जा रहा था, क्योंकि उसके पास सफिशिएंट टाइम है। जितना भी ग्रेफाइट पार्टिकल्स था वो सारा एक जगह आके एक्यूमुलेट हो जाता है। इसी तरह इस इस पूरे मटेरियल में यहाँ पे कहीं एक्यूमुलेशन होगा, यहाँ पे कहीं एक्यूमुलेशन होगा, तो इस तरह से पूरा स्फेरॉइड्स बना लेता है। स्फेरिकल फॉर्म में हमारा ग्रेफाइट यहाँ पे जमा हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है पूरा। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें हमारा जो ग्रेफाइट होगा वो हमारा स्फेरिकल या फिर नोडुलर या स्फेरॉइड्स फॉर्म में होता है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस ग्रे कास्ट आयरन में फ्लैक्स के फॉर्म में आ रहा था, क्योंकि वहां पे हम सिंपल कास्ट आयरन को कूलिंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम व्हाइट कास्ट आयरन बना के उसका एनियलिंग कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रोसेस की वजह से वो हमारा स्फेरॉइड्स बना ले रहा है वहां पे। ठीक है, तो इसका प्रोडक्शन टेक्निक क्या हो गया, एनियलिंग करते हैं, और ये एनियलिंग करने की वजह से क्या होता है, हमारा जो कार्बाइड है, कार्बाइड इन सीमेंट व्हाइट कास्ट आयरन converts into graphite which is present in a spherical और nodular और स्फेरॉइड्स फॉर्म। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मेलिएबल कास्ट आयरन। इसके बनाने का टेक्निक एलियनिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसका कंपोजिशन देखते हैं कि इसका कंपोजिशन क्या होता है।
तो कार्बन जो होगा वो 2.3 to 2.7% होता है, सिलिकॉन हमारा 1 to 1.75%, ठीक है। उसके बाद और बाकी कुछ कुछ अलाइविंग एलिमेंट्स होता है जो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होता है। तो ये इसका कंपोजिशन हो गया। इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या प्रॉपर्टी होगा, मेलिएबल होगा ये और डक्टाइल होगा, ठीक है। मेलिएबल होगा, डक्टाइल होगा, इसमें टफनेस आ जाएगा, क्योंकि ब्रिटलनेस कम होगा तो टफनेस आ जाएगा, मींस वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, और साथ ही टेंसाइल स्ट्रेंथ हल्का बढ़ जाता है, ठीक है। ठीक है, तो ये इसमें क्या हुआ, मेलेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा, डक्टिलिटी डक्टाइल हो जाएगा, ये टफनेस इंक्रीज कर जाएगा, और स्लाइटली उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा हो जाएगा, जो कि अभी तक ना ग्रे कास्ट आयरन में था ना व्हाइट कास्ट आयरन में था, ठीक है। इसका एप्लीकेशन क्या क्या होता है, ये पाइप फिटिंग में यूज किया जाता है, उसके बाद वॉशर्स बनाने में यूज होता है, गियर्स बनाने में यूज होता है, उसके बाद रेल रोड इक्विपमेंट्स बनाने में यूज किया जाता है इसको। ठीक है, क्लियर है, इसमें कुछ अगर दिक्कत है तो पूछो। सर मिलिएबल्स में क्या हुआ? क्या चीज? मिलिएबल्स मीन? ये मेलिएबल मींस मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी होता है। मेलिएबल मींस किसी भी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी जिसके वजह से हम उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मींस उसे हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करके उसको स्लाइटली थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो किसी मटेरियल का मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी होता है। तो मेलिएबल कास्ट आयरन कहने का मतलब हो गया कि कास्ट आयरन में हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रॉपर्टी इम्पार्ट कर दी। कास्ट आयरन ऐसे जनरली देखा जाए तो कास्ट आयरन ब्रिटल होता है, उसको हम मेलिएबिलिटी इसमें नहीं होता है, ठीक है, वो केवल ब्रिटल होता है, मींस हम उसको एक थिन चादर में या थिन सीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नहीं उसको हम खींच सकते हैं ज्यादा और नहीं थिन सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक ऐसा कास्ट आयरन तैयार कर रहे हैं जिसमें मेलिएबिलिटी भी होगा और डक्टिलिटी भी होगा, ठीक है। मींस उसको हम खींच सकते हैं, स्लाइटली खींच सकते हैं उसको, और मेलिएबल भी वो होगा, मींस उसको हम थिन सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? मेलिएबल मींस यहाँ वो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे जनरली कास्ट आयरन होता है ब्रिटल, कास्ट आयरन का नाम ही होता है, कास्ट आयरन अगर बोल रहे हैं तो वो ब्रिटल होगा, ठीक है। जनरली यही मैक्सिमम एप्लीकेशन इसी का होता है, लेकिन हम स्लाइटली कास्ट आयरन में ब्रिटलनेस को कम करके उसमें मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी को इम्पार्ट करते हैं, ठीक है। वो कैसे इम्पार्ट करते हैं, वो एनियलिंग करते हैं। हम लोग व्हाइट कास्ट आयरन बनाते हैं, उसका हम लोग एनियलिंग कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, उसमें जो कार्बाइड होगा वो हमारा ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो फिर स्फेरिकल या फिर नॉड्यूलर या स्फेरॉइड फॉर्म में जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरा मटेरियल में, और जिसके कारण से वो मटेरियल मेरा मेलेबल और डक्टाइल हो जाता है, ठीक है। सर इसका जो गियर बनता है उसका Yes, कौन सा गियर बनता है सर? क्या चीज? पाइप फिटिंग, ये पाइप फिटिंग फिर ये क्या लिखे हैं ये पाइप नीचे फिटिंग है, में? ये वाशर्स है, वाशर्स, washers. वाशर्स हो गया, अरे कुछ गियर्स, गियर्स। गियर्स इसका भी बनता है सर? हाँ, कास्ट आयरन का भी कुछ गियर्स बनता है, ठीक है। और तो वो कास्ट ब्लैक वाला जो आता है वही washers ना? हाँ, जो नट सब के साथ आता है ना, नट बोल्ट के साथ जो लगता है वही वाशर्स है।
ठीक है। और गियर्स भी, बहुत सारे गियर्स हम लोग कास्ट आयरन से भी बनाते हैं कास्टिंग प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। सर अरे ये हाँ। आगे से कितना डिग्री सेल्सियस पे इसे हीट किया जाता है सर? ये सब जब हम एनियलिंग पढ़ाएंगे उसको क्लियर कर देंगे पूरा, ठीक है। ओके सर। क्योंकि लगभग देखो एनियलिंग करने का प्रोसेस होता है जो हमारा अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 723 टू 910 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे हम लोग लगभग 40 डिग्री एबव हीटिंग करते हैं, 40 ठीक है। डिग्री। यानी इस Yes. टेम्परेचर से 40 डिग्री एबव हीटिंग करते हैं उस जोन में, ठीक है। इसके बाद जो एबव 40 डिग्री का जोन होगा उस जोन में हम हीटिंग करेंगे। इतना डिग्री सेल्सियस पर हम कुछ भी बना सकते हैं सर, लोहा का। कास्ट आयरन का। ठीक है सर, आगे टॉपिक। देखो, हाँ क्या पूछ रहे थे? सर ये बोल रहा है कि इतना डिग्री सेल्सियस पे हम कुछ भी बना सकते हैं। देखो वो स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है सारा, कि जिस मटेरियल में जो, क्योंकि कास्ट आयरन में क्या है, अल्फा और Fe3C है, ठीक है। लेकिन इसमें Fe3C का अमाउंट ज्यादा होता है, ठीक है। ये हमारा सीमेंटाइट होता है, इसको हम बहुत ज्यादा कन्वर्ट फिर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही स्टील अगर रहेगा, स्टील में भी अल्फा प्लस Fe3C होता है, लेकिन इसमें जो है जब हमारा स्टील को हीटिंग करेंगे तो ये प्योरली पूरी तरह से गामा में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम कास्ट आयरन का ट्रीटमेंट करेंगे तो गामा प्लस Fe3C में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये जो ऑस्टेनाइट बन रहा है सब इस पे डिपेंड करता है, ये ऑस्टेनाइट पे सारा चीज डिपेंड करता है। तो यहाँ पे चूंकि हम कास्ट आयरन को कंप्लीटली ऑस्टेनाइट में कभी नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ अगर तुम देखोगे आयरन कार्बन का, तो जब हम कास्ट आयरन को हीटिंग कर रहे हैं तो वो गामा प्लस Fe3C जोन में इंटर कर रहा है, ठीक है। यस सर। तो ये सारा प्रॉपर्टी जो भी इम्पार्ट होगा वो हमारा गामा पे डिपेंड करता है, क्योंकि ऑस्टेनाइट की फर्दर से कन्वर्जन होता है उसका, ठीक है। ऑस्टेनाइट बन गया, अब जब हम कूल करेंगे तो वही ऑस्टेनाइट ब्रेक करेगा। तो ऑस्टेनाइट को जिस तरह से हम ब्रेक करवाना चाहेंगे उस हिसाब से प्रॉपर्टी इम्पार्ट होगा। ये सारा हीट ट्रीटमेंट में हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे इम्पार्ट होगा सारा प्रॉपर्टी। स्लो कूलिंग करेंगे तो क्या होगा, फास्ट कूलिंग करेंगे तो कौन सा ग्रेन स्ट्रक्चर बनेगा, और ग्रेन स्ट्रक्चर से फिर हमारा प्रॉपर्टीज पता चलता है कि कौन सा प्रॉपर्टी उस मटेरियल में आएगा, ठीक है। उस वक्त हम वो डीपली देखेंगे। ओके सर। एक हो गया मेलेबल कास्ट आयरन, दूसरा हम लोग बनाते हैं डक्टाइल कास्ट आयरन। डक्टाइल कास्ट। इसमें भी हम मेलिएबिलिटी और डक्टाइलिटी प्रॉपर्टी को इम्पार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लाने का अलग तरीका होगा, ठीक है। पिछला में हम लोग क्या कर रहे थे, हीट ट्रीटमेंट का कास्ट आयरन का। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो ग्रे कास्ट आयरन होगा उसमें एडिशन ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम या फिर सीरियम, ये दो मेटल होता है, ठीक है। मैग्नीशियम या सीरियम ये दोनों मेटल होता है, ठीक है। तो उसका हम लोग ऐड कर देते हैं, इसका कुछ अमाउंट हम लोग ग्रे कास्ट आयरन में ऐड कर देते हैं। एडिशन ऑफ मैग्नीशियम सीरियम इन ग्रे कास्ट आयरन। तो जब हम लोग ग्रे कास्ट आयरन में थोड़ा सा मैग्नीशियम या सीरियम ऐड कर देंगे तो उससे क्या होता है, फिर से यहाँ पे प्रोसेस वही होगा, ठीक है। जो हमारा उसमें यहाँ पे ग्रेफाइट जो फ्लैक्स होगा, ग्रे कास्ट आयरन में क्या होता है, ग्रेफाइट फ्लैक्स होता है, यस सर। यानी ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा पूरा। तो जब हम मैग्नीशियम या सीरियम ऐड करेंगे तो ये जो है वो कैटलिस्ट का काम करता है, ठीक है। रिएक्शन को ये तेज करने का काम करता है वहां पे। तो ये क्या करेगा, मैग्नीशियम और सीरियम, ये कार्बन जो होगा उसमें ग्रेफाइट जो होगा, इस ग्रेफाइट को एक जगह एक्यूमुलेट करवा देगा। तो यहाँ पे भी वो वही बनाएगा, स्फेरिकल फॉर्म, स्फेरिकल या स्फेरॉइड्स फॉर्म, ठीक है, नोडुलर या स्फेरॉइड्स फॉर्म। लेकिन यहाँ वो कौन बना रहा है, यहाँ पे मैग्नीशियम या सीरियम को ऐड कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा था, जो ग्रेफाइट डिस्ट्रीब्यूटेड था उसको वो एक जगह लाके जमा कर दिया। तो इसके कारण एक जगह जमा होने के कारण उसके अंदर डक्टिलिटी या मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस प्रोसेस के थ्रू मटेरियल को डक्टाइल बनाते हैं कास्ट आयरन, ठीक है। वहां पे व्हाइट कास्ट आयरन का हम लोग एनियलिंग कर रहे थे और उसके कारण मेलिएबिलिटी आ रहा था। यहाँ पे हम लोग मैग्नीशियम या सीरियम ऐड करेंगे ग्रे कास्ट आयरन में, और इसके कारण जो ग्रेफाइट फ्लैक्स होगा वो हमारा स्फेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम सारा का फिगर दिखाएंगे, जो इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा दिखता है चारों कास्ट आयरन का, तो उसमें हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा
प्रोसेस क्या है, मैग्नीशियम या सीरियम को ऐड कर रहे हैं। इसका कंपोजिशन क्या होता है, कार्बन हमारा जो होगा वो 3.22 3.6% होगा, और सिलिकॉन होगा 2.22 2.8%। ठीक है, तो इसका नाम से पता चला ये मटेरियल हमारा डक्टाइल होगा, नेचर में प्रॉपर्टी क्या होगा, डक्टाइल इन नेचर। और इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन देखोगे, जो अंडरग्राउंड में पाइप्स बिछाया जाता है वाटर सप्लाई करने के लिए या फिर सीवेज के लिए, ठीक है, जो नाली से पानी निकलता है उसको बहाने के लिए, वहां पे इसका पाइप बनाया जाता है, और इस पाइप का बहुत ही ज्यादा यूज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डक्टाइल आयरन पाइप, यूज्ड फॉर वाटर एंड सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर। वहां पे इसका बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है, इस डक्टाइल आयरन पाइप का। उसके बाद इसका भी हम लोग गियर्स बनाते हैं, गियर्स हो गया या फिर कुछ हमारा ब्रेक्स हो गया, वाल्व्स, ठीक है, या फिर हमारा पंप का कुछ पार्ट्स भी हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ हम इसका एप्लीकेशन होता है डक्टाइल कास्टिंग का। तो अभी तक जो दो हम लोग कास्ट आयरन पढ़े थे, ग्रे और व्हाइट, वो सब में ब्रिटलनेस बहुत ज्यादा था, तो हम चाहते थे कि इसमें कोई ऐसा टेक्निक हो जिससे हम इसमें स्लाइटली ब्रिटलनेस को कम करके डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी को इंक्रीज कर सके। तो हमने जब हीट ट्रीटमेंट किया, एनियलिंग हीट ट्रीटमेंट, तो उससे के कारण इफेक्ट हुआ और स्लाइटली उसमें मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी आ गया। और दूसरा तरीका है कि जब हम लोग मैग्नीशियम में सीरियम ऐड करके देखें तो उसके कारण उसमें डक्टिलिटी आ गया। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर देख लो तब पता चल जाएगा अंदर से कैसा दिखता है। देखो ये ग्रे कास्ट आयरन का इंटरनल स्ट्रक्चर, तो इसमें देखो ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, यस ठीक सर। है, ये हमारा ग्रेफाइट पूरा फ्लेक्स है। ठीक है, पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है ग्रेफाइट मेरा फ्लेक्स के फॉर्म में। ठीक है, यही होता है मेरा ग्रे Yes, sir. कास्ट आयरन का इंटरनल स्ट्रक्चर। ये देखो व्हाइट कास्ट आयरन है, ठीक है, ये इसमें हमारा कंबाइंड फॉर्म में कार्बन होता है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर व्हाइट कास्ट आयरन का दिखता है। फ्रॉम उसके सीमेंट बाद ये देखो ये हमारा मेलेबल कास्ट आयरन है, इसमें देखो ये ग्रेफाइट है जो स्फेरॉइड्स फॉर्म में या स्फेरिकल फॉर्म्स में है। ठीक है, इसी को हम लोग स्फेरिकल या नोडुलर या स्फेरॉइड फॉर्म बोलते हैं। और उसके बाद यस सर। ये देखो मेलेबल कास्ट आयरन है, यहाँ पे व्हाइट कास्ट आयरन था, इसका जब हीट ट्रीटमेंट किए तो देखो ग्रेफाइट फॉर्म होने लगा, और ये ग्रेफाइट Yes. स्फेरिकल या नोडुलर फॉर्म में अरेंज हो Phosphorides. मटेरियल के अंदर। ये इंटरनल स्ट्रक्चर चेंजेस होता है जब हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं तो। ठीक है, तो ये कास्ट आयरन का कंप्लीट हो गया, चार टाइप का जो कास्ट आयरन था वो हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि कास्ट आयरन में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है, सिलिकॉन हो गया या फास्फोरस या मैंगनीज, ये सब, ये सल्फर, ये सब का क्या इफेक्ट होता है। कार्बन का तो हम लोग इफेक्ट जानते हैं कि ये हमारा ब्रिटलनेस को बढ़ा देता है और उसके बाद स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है,
हार्डनेस को बढ़ाता है लेकिन डक्टिलिटी को कम कर देता है। लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है ये सब इतने कम अमाउंट में, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है कास्ट आयरन पे? इफेक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन कास्ट आयरन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कार्बन क्या करता है। तो कार्बन क्या करेगा, उसका स्ट्रेंथ और हार्डनेस को इंक्रीज कर देगा। स्ट्रेंथ और हार्डनेस के वैल्यू को ये इंक्रीज कर देगा, और लेकिन डक्टिलिटी को ये डिक्रीज कर देगा। ठीक है। सेकेंड हो गया हमारा सिलिकॉन। ये सिलिकॉन हम समझाए थे ग्रेफाइट को फॉर्म करने में हेल्प करता है ये। तो हेल्प्स इन, सर लास्ट में क्या लिखा हुआ है? डक्टिलिटी को डिक्रीज कर देगा। ये हमारा सिंबल है, मतलब ये इंक्रीज कर दे रहा है एरो से और डिक्रीज कर दे रहा है ये। ठीक है। हेल्प्स इन ग्रेफाइट फ्लैट फॉर्मेशन। दूसरा सिलिकॉन का एक और काम होता है, ये फ्लूइडिटी को इंक्रीज कर देता है। इंक्रीजेस फ्लूइडिटी। हाँ बोलो। सर एक ये क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे ही लिख देंगे ना? हाँ देखो, इफेक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन कास्ट आयरन पूछे तो पहला जो एलिमेंट क्या एलिमेंट हो सकता है, कार्बन। तो कार्बन में डैश देके लिखना इंक्रीजेस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। ये हम यहाँ पे शॉर्ट में दिखा रहे हैं, नोट्स में देखना किस तरह लिखा हुआ है। ठीक है। ओके सर। डक्टिलिटी को डिक्रीज कर देगा। सिलिकॉन का इफेक्ट लिख देना हेल्प्स इन ग्रेफाइट फ्लैट फॉर्मेशन, पहला पॉइंट। दूसरा इंक्रीजेस फ्लूइडिटी। ठीक है। फ्लूइडिटी ऑफ मोल्टेन मेटल। हमारा जो इसमें मोल्टेन कास्ट आयरन होता है वो हमारा उसका फ्लूइडिटी को बढ़ा देता है। तो फ्लूइडिटी जब बढ़ जाएगा तो कास्टिंग करने में इजी होगा। तीसरा हमारा है सल्फर एंड मैंगनीज। ये दोनों मिलकर देखो क्या करता है। सल्फर जो है ये मटेरियल को हार्ड बना देता है। सल्फर क्या करेगा, हार्ड एंड ब्रिटल बना देता है। कैसे ये हार्ड एंड ब्रिटल बनाता है, ये आयरन के साथ रिएक्ट करके आयरन सल्फाइड बना लेता है। ठीक है। आयरन सल्फाइड जो होता है वो हार्ड और ब्रिटल होता है। ठीक है। तो सल्फर अगर प्रेजेंट रहेगा, और सल्फर प्रेजेंट रहता है, या हर इम्प्योरिटी के फॉर्म में लगभग सभी मटेरियल में सल्फर मिल जाएगा। तो सल्फर जो है वो आयरन अगर उसमें है तो आयरन के साथ कंबाइन करके ये आयरन सल्फाइड बना लेता है, और ये जो है वो हार्ड और ब्रिटल मटेरियल होता है। ठीक है। लेकिन अगर हम उसमें मैंगनीज हल्का सा ऐड कर देंगे तो मैंगनीज क्या करेगा, ये देखो आयरन का रिएक्टिविटी कम होता है मैंगनीज के कंपेयर में। तो ये सल्फर जब तक आयरन से रिएक्ट करेगा उससे पहले ये मैंगनीज के साथ रिएक्ट करके मैंगनीज सल्फाइड बना लेगा। ठीक है। और ये जो मैंगनीज होता है, मैंगनीज सल्फाइड, ये स्ट्रेंथ बहुत अच्छा देता है। ठीक है। ये स्ट्रेंथ मेरा इंक्रीज कर देता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो सल्फर का नुकसान हो रहा था कि हार्ड और ब्रिटल बना दे रहा है, उसको जब हम मैग्नीज ऐड कर दिए उसमें स्लाइटली, तो वो क्या किया, उस मटेरियल का स्ट्रेंथ को और अच्छा कर दिया। ठीक है। ओके सर। उसके बाद चौथा एलिमेंट हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम हम लोग देख ही चुके हैं। कास्ट हम लोग अगर कास्ट आयरन में मैग्नीशियम मिलाएंगे तो अभी जो डक्टाइल कास्ट आयरन पढ़ देते उसमें क्या था, मैग्नीशियम मिला के ही हम लोग बना देते उसको डक्टाइल। तो मैग्नीशियम क्या करेगा कि ये हमारा डक्टिलिटी एंड स्ट्रेंथ इन टेंशन, टेंसाइल स्ट्रेंथ को, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो ऑलरेडी ज्यादा होता है, लेकिन जब मैग्नीशियम ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, डक्टाइल कास्ट आयरन बन जाएगा। और जब डक्टाइल कास्ट आयरन बन जाएगा तो उसका डक्टिलिटी और स्ट्रेंथ जो टेंशन में टेंसाइल स्ट्रेंथ मींस उसको वो बढ़ा दे। ठीक है। इसको इंक्रीज कर दे। तो ये सब कुछ एलिमेंट्स है जिसका इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कास्ट आयरन में अगर ये सब प्रेजेंट होता है तो उसके कारण क्या क्या इफेक्ट होता है ये हम लोग देख ले रहे हैं। इसमें देखो ये वाला क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट, सिलिकॉन का इफेक्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है।
यहाँ मैग्नीशियम है, इसका इफेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। सल्फर और मैग्नीज क्या करता है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जिसका इफेक्ट कास्ट आयरन पे क्या पड़ता है, ये हम लोग, ठीक है। ये हम आज नोट्स भेज दिए तुम लोग को, देखना यहाँ तक नोट्स दिया हुआ है, ठीक है। यस इस सर। पॉइंट तक नोट्स हम भेज चुके हैं ऑलरेडी, हाँ सर, देखे हैं सर, है। ये सर नोट से देखे हैं सर। ठीक है। जो हम पढ़ा देते हैं वही देखना नोट्स में भी होगा, केवल वो अच्छे से अरेंज किया हुआ है। यस सर। अब अगर पूछ दे Yes. कास्ट आयरन और उसके टाइप्स को डिस्कस कीजिए, तो आराम से डिस्कस कर देना पूरा। ओके सर। और अगर केवल एक के बारे में पूछे कि केवल ग्रे कास्ट आयरन का प्रॉपर्टीज एप्लीकेशन के, तो केवल ग्रे कास्ट आयरन को डिस्कस कर दो। ठीक है, तो कास्ट आयरन का सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इंटर करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल, स्टील। इम्पोर्टेंट मटेरियल। ठीक है, तो सबसे पहले स्टील होता क्या है ये देख लेते हैं। तो ये हमारा फेरस एलॉय होता है, और ये कितना कार्बन कंटेन करता है, ये अप टू 2%। 0.08। यस सर। ठीक है, अगर कार्बन का कंटेंट 2% से कम होगा तो हमारा उस स्टील को हम लोग बोलते हैं, उस फेरस एलॉय को हम लोग स्टील बोलेंगे। ठीक है, अब देखो ये बेसिक हो गया। स्टील क्या होता है कि 2% से कम होगा कार्बन तो वो स्टील कहलाएगा। अब स्टील का हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन स्टील का कैसे करते हैं, तो क्लासिफिकेशन जो हम लोग स्टील का करते हैं वो कार्बन का कितना परसेंटेज है, कार्बन एंड अदर एलॉइंग एलिमेंट्स। कार्बन और अदर एलॉइंग एलिमेंट कितना उसमें प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे हम लोग स्टील का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो स्टील का मेनली दो क्लास में स्टील को हम लोग बांटते हैं। ठीक है, एक होता है प्लेन कार्बन स्टील और दूसरा होता है मेरा अलॉय स्टील। देखो यहाँ समझने का बात क्या है कि प्लेन जो कार्बन स्टील होगा, ठीक है, इसमें हमारा मेन जो एलिमेंट होगा, मेन जो अलॉइंग एलिमेंट होगा, किसका माइक कौन है, बंद करो उसको। मेन अलॉइंग एलिमेंट इसमें कार्बन होगा। ठीक है, कार्बन होगा जो कि 2% से कम होगा। मेन अलॉइंग एलिमेंट यही होगा, इसी कार्बन के कारण ही इस मटेरियल में जो भी प्रॉपर्टी आएगा वो कार्बन के कारण ही आएगा। ठीक है, कार्बन के कारण, कार्बन होने के कारण ही इस मटेरियल में मेन प्रॉपर्टीज आएगा। जो भी इसमें प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे इस मटेरियल का, वो सारा प्रॉपर्टी कार्बन देगा उसे। ठीक है, और यहाँ पे जो अलॉइंग एलिमेंट होगा, जो अदर अलॉइंग एलिमेंट हो गया, वो हमारा नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, ये केवल ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, जब हम स्टील का प्रोडक्शन करेंगे उस वक्त ये ऑटोमेटिकली वहां पे इंटर कर जाता है कुछ एलिमेंट्स लाइक मैंगनीज, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, ये सब वहां पे वो ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग वो इंटर कर जाता है। ये हम लोग बाहर से ऐड नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, स्टील तो उस टाइप के स्टील को हम लोग बोलेंगे प्लेन कार्बन स्टील। यहाँ पे जो मेन कंपोजिशन होगा वो कार्बन होगा। ठीक है, और जो भी प्रॉपर्टी कार्बन स्टील का होगा, हम लोग देखेंगे आगे जो भी कार्बन स्टील का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो सारा कार्बन की वजह से होगा। ठीक है, ये यहाँ पे अलॉइंग एलिमेंट नहीं होगा लाइक मैग्नीज, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, ये सब प्रेजेंट होगा लेकिन वो खुद मैन्युफैक्चरिंग के दौरान आ जाता है। ठीक है, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं मिलेगा वहां पे। ठीक है, मतलब ये हमारा कुछ इसमें इफेक्ट नहीं क्रिएट करेगा। लेकिन अलॉय स्टील क्या होता है, एलॉय स्टील क्या होता है, ये हम लोग स्पेशली क्या करते हैं, स्पेशली बाहर से कुछ एलिमेंट मिलाते हैं, बाहर से कुछ दूसरा एलिमेंट मिला के एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जनरेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम क्रोमियम ऐड कर दिए या टंगस्टन ऐड कर दिए या फिर मैंगनीज ऐड कर दिए। ठीक है, ये सब एलिमेंट हो गया, या फिर मोलिब्डेनम ऐड कर दिए, तो ये सब हम स्पेशली ऐड करते हैं इसमें। ठीक है, इसका परसेंटेज अच्छा खासा होगा और ये जो ऐड करेंगे ये कुछ प्रॉपर्टी इस स्टील को देगा। ठीक है,
अब हम लोग ऐड क्यों करते हैं, हम लोग देखेंगे कि प्लेन कार्बन स्टील का कुछ अपना डिसएडवांटेज होता है, इसमें कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज होता है, हमें कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए जो इसमें नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट्स को प्लेन कार्बन स्टील में मिलाते हैं, जिस टाइप का अगर प्रॉपर्टी चाहिए, जैसे अगर कोरोजन रेसिस्टेंट चाहिए, प्लेन कार्बन स्टील का कोरोजन रेसिस्टेंस खराब होता है, तो हमें चाहिए कि एक ऐसा मटेरियल चाहिए जिसका कोरोजन रेसिस्टेंट अच्छा हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रोमियम को ऐड कर देंगे प्लेन कार्बन स्टील में, और बहुत ही ज्यादा परसेंटेज यूज करते हैं, 12% से ज्यादा हम लोग क्रोमियम को मिला देते हैं। तो वो क्या करेगा, तब जो स्टील तैयार होगा उसे हम लोग बोलते हैं एलॉय स्टील, ठीक है। या फिर हम क्रोमियम मिला दिए या टंगस्टन मिला देंगे, आगे हम लोग देखेंगे सारा, मैंगनीज मिला दिए, मोलिब्डेनम मिला दिए। तो ये इसलिए हम कोई एलिमेंट बाहर से ऐड कर रहे हैं और उसके कारण कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इस स्टील में आ रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एलॉय स्टील। यहाँ पे जो पी प्रॉपर्टी आएगा वो कार्बन के कारण आएगा, बाहर से कोई भी एलिमेंट हम लोग नहीं ऐड कर रहे हैं और नहीं वो कोई प्रॉपर्टी स्टील को दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आएगा वो बाहर से जो हम एलिमेंट ऐड करेंगे उसमें, उसकी वजह से आएगा। तो यही डिफरेंस है, यहाँ नाम ही देखो दिया हुआ एलॉय स्टील, मीन्स हम लोग उसमें अलॉइंग कर रहे हैं और उसके कारण उसमें कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आएगा और उस वजह से वो जो स्टील कहलाता है वो एलॉय स्टील कहलाता है। और यहाँ पे ये प्लेन कार्बन मीन्स प्लेन सिर्फ कार्बन है यहाँ पे, या फिर सिंपली बोलते हैं कार्बन स्टील, मीन्स यहाँ पे जो है मेन एलिमेंट मेरा कार्बन होगा और जो भी प्रॉपर्टी होगा वो इसी कार्बन की वजह से होगा। और ये सब जो एलिमेंट होगा, कुछ एलिमेंट जो है वो उसमें प्रेजेंट तो रहेगा लेकिन बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा और उसका कोई खास इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है ये दोनों में डिफरेंस? पूरा स्टील इतना ही है, प्लेन कार्बन स्टील, एलॉय स्टील, पूरा स्टील हम लोग इतना में ही पढ़ेंगे। तो प्लेन कार्बन स्टील और एलॉय स्टील के बीच क्लियर डिस्टिंक्शन होना चाहिए कि ये क्या है और ये क्या है। ऐसा नहीं, देखो हम इसमें भी अलॉइंग एलिमेंट होगा, लेकिन इसमें जो अलॉइंग एलिमेंट होगा वो मेरा बहुत कम होगा। हम लोग देखेंगे इसका 0.65 होगा मैंगनीज, या फिर सिलिकॉन हम लोग देखेंगे तो ये कुछ 0.70, जो भी हम लोग देखेंगे आगे कितना होता है। लेकिन इसमें अगर यही सब का परसेंटेज हम देखेंगे तो इसमें ग्रेटर देन 5% होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका परसेंटेज अच्छा होता है और इसके कारण यहाँ पे स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आता है, लेकिन यहाँ पे ये सब बहुत ही कम अमाउंट में होगा, बहुत कोई खास प्रॉपर्टी नहीं होगा इसके कारण, लेकिन यहाँ पे जो मेन प्रॉपर्टी होगा वो कार्बन की वजह से होगा। ठीक, क्लियर है ये दोनों में डिफरेंस? यस सर। दोनों में डिफरेंस बस इतना सा सिंपल है, इसमें मेरा अलॉइंग एलिमेंट्स नहीं होगा, हम लोग बाहर से इसमें कुछ नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग जब स्टील का हम करेंगे उस टाइम जो उसमें आ जाए, जो हम लोग परसेंटेज वहां पे डिसाइड करेंगे कार्बन का, वही मेन वहां पे होगा। लेकिन इसमें हम लोग बाहर से ऐड करेंगे एलिमेंट्स को, और क्यों ऐड करेंगे ये भी हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, और यहाँ पे मेन एलिमेंट कार्बन होगा और यही इसी के कारण जो भी प्रॉपर्टी आएगा इसमें आएगा, लेकिन इसमें हम लोग बाहर से जो एलिमेंट ऐड करेंगे वो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देगा इसको। अगर क्रोमियम ऐड करेंगे तो कोरोजन रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी आ जाएगा, फिर हम लोग टंगस्टन सब ऐड करेंगे तो हम लोग देखेंगे उसके कारण क्या प्रॉपर्टीज आएगा। तो ये मेन डिफरेंस है। अब देखो, प्लेन कार्बन स्टील को हम लोग फर्दर 4 क्लास में बांट सकते हैं। एक होता है लो कार्बन स्टील, दूसरा होता है मेरा मीडियम कार्बन स्टील, ठीक है, CS मींस मीडियम कार्बन स्टील समझ लेना, और थर्ड होता है हाई कार्बन स्टील। ठीक है, अब देखो कार्बन स्टील है तो परसेंटेज लेस देन 2% होगा और मेन एलिमेंट हमारा क्या होगा, कार्बन होगा। तो लो कार्बन स्टील किसे बोलते हैं, जब परसेंटेज हमारा अप टू 0.3% होगा कार्बन का। ठीक है, जब हमारा कार्बन का परसेंटेज 0.3% से कम होगा या फिर यहां तक होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं लो कार्बन स्टील। ठीक है, मीडियम कार्बन स्टील किसे बोलते हैं हम लोग, अगर परसेंटेज कार्बन का 0.3 टू 0.6% होगा। ठीक है, तो उससे हम लोग बोलते हैं मीडियम कार्बन स्टील, कार्बन का, क्योंकि इसमें कार्बन ही सब कुछ है। इस एलिमेंट में, इस स्टील में, प्लेन कार्बन स्टील में कार्बन ही सब कुछ है। ठीक है, हाई कार्बन स्टील में क्या होगा, 0.6 टू 1.4% होगा कार्बन। ठीक है, और उसके बाद देखो प्रैक्टिकली स्टील जो है वो हम लोग बोलते हैं लेस देन 2% होता है, लेकिन इतना ही कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज होता है।
ठीक है, क्योंकि जिस तरह कास्ट आयरन में था 2 to 6.67 होता था, लेकिन 2 to हम लोग यूज करते थे 4.5। उसी तरह से कमर्शियल जो होता है वो हमारा 1.4 तक ही आता है, और इससे ज्यादा होने पे हम लोग उसे वेरी हाई कार्बन स्टील बोलते हैं, बट उसका कुछ खास एप्लीकेशन नहीं, इसलिए वो हम लोग नहीं देखते। ठीक है, तो मेन 3 क्लास है, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। इसमें 0.3 से कम तक परसेंटेज होगा, इसमें 0.3 to 0.6 होगा, और इसमें 0.6 to 1.4 होगा। नाम से ही पता चल रहा है ये लो है तो यहाँ पे लो परसेंटेज है, मीडियम है तो मीडियम रेंज में है, हाई है तो ये हाई रेंज में है। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ कार्बन ही है, तो इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं प्लेन कार्बन स्टील। नाम से ही पता चला कार्बन स्टील मीन्स यहाँ कार्बन ही जो होगा, बाकी एलिमेंट होगा लेकिन वो बहुत ही कम होगा। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे सबका। तो पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं प्लेन कार्बन स्टील को, उसके बाद हम लोग जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर एलॉय स्टील में एंटर करेंगे। सर एलॉय स्टील का भी तो टाइप होता होगा। हाँ उसका भी होता है, वो हम बाद में अभी इसलिए छोड़ दिए कि पहले हम लोग प्लेन कार्बन स्टील को पूरी अच्छे से डिस्कस कर लें। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, लो कार्बन स्टील। ठीक है, तो कार्बन का परसेंटेज कितना हो जाएगा इसमें, अप टू 0.3%। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। अब कंपोजिशन की बात करें तो कार्बन इसमें 0.3% से कम तक होता है। अब देखो, एक इसमें 2 क्लास फिर से होता है, एक हम लोग बोलते हैं डेड माइल्ड स्टील और एक बोलते हैं माइल्ड स्टील। 2 अलग अलग क्लास इसमें है लो कार्बन में। डेड माइल्ड स्टील कहां से कहां तक होता है, परसेंटेज जो है अप टू 0.15%। अगर लो कार्बन स्टील में कार्बन का परसेंटेज 0.15% से कम होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं डेड माइल्ड स्टील। ठीक है, और अगर परसेंटेज 0.15 to 0.3 होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे माइल्ड स्टील। ठीक है, ये दोनों क्लास है इसी का। ये नाम क्यों पड़ा, इसको हम लोग डेड क्यों बोलते हैं, इसको माइल्ड स्टील क्यों बोलते हैं, ये थोड़ा आगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि ये 2 क्लास क्यों इसका बन गया लो कार्बन स्टील का, क्योंकि देखो यहाँ पे हम बोल रहे हैं हर बार कि कार्बन ही है जो सब कुछ है, तो कार्बन कितना कार्बन होगा उसके कारण क्या क्या प्रॉपर्टी चेंज होगा, उसके कारण क्लास बांटा गया है। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे आगे जाके, अभी थोड़ा देर में देखेंगे कि कार्बन कितना, अगर पॉइंट अप टू 0.15% तक है तो कार्बन में उस मटेरियल में क्या अलग होगा, अगर 0.15 to 0.3 उस मटेरियल में क्या अलग होगा। ओके देखो ये जो है हमारा सबसे ज्यादा यही प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, लार्जेस्ट क्वांटिटी में हम लोग लो कार्बन स्टील को प्रोड्यूस करते हैं, और इसका प्रोडक्शन जो है वो हमारा इनएक्सपेंसिव भी होता है, मींस ज्यादा कॉस्ट कंपेरेटिव टू अदर स्टील, इसका जो कॉस्ट होता है वो कम लगता है प्रोड्यूस करने में। सबसे ज्यादा हम लोग इसका यूज करते हैं, जिस तरह कास्ट आयरन में हम लोग देखे थे कि ग्रे कास्ट आयरन का यूज बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा यूज इसी का होता है कास्ट आयरन में। तो इस तरह से स्टील में लो कार्बन स्टील का यूज बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि ये बेसिक मटेरियल है। ठीक है, अगर हमें एलॉय स्टील बनाना होगा तो हम इसी स्टील का बनाएंगे, इसी में हम लोग क्या करेंगे, लो कार्बन स्टील में ही क्रोमियम या फिर टंगस्टन या फिर मैग्नीज जो भी ऐड करना होगा हम लो कार्बन स्टील में ही ऐड करेंगे। ठीक है, इसलिए ये लार्जेस्ट क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता है और ये इनएक्सपेंसिव होता है। क्योंकि एलॉय स्टील बनाना है तो आखिर कोई स्टील तो चाहिए जिसमें हम क्रोमियम को ऐड कर सके, तो वो हम लोग लो कार्बन स्टील को सेलेक्ट करते हैं। अब देखो, इसका अगर प्रॉपर्टी की बात करें लो कार्बन स्टील का, तो क्या प्रॉपर्टी होगा, कार्बन कम है। ठीक है, कार्बन मेरा कम है, और कार्बन जब कम होगा तो क्या होगा, स्ट्रेंथ मेरा कम होगा, हार्डनेस कम होगा, लेकिन ये मटेरियल मेरा डक्टाइल होगा एंड हाई टफनेस होगा।
देखो टफनेस ज्यादा होने से क्या होता है कि ये इम्पैक्ट लोड को ले सकता है। इम्पैक्ट मतलब क्या हो गया, जो अचानक एकदम लोड आ रहा है, ठीक है, उसको ये बियर कर सकता है अगर टफनेस ज्यादा हुआ तो। क्योंकि सडनली लोड आएगा बहुत तेजी से, तो वो क्या करेगा, वो मेरा एब्जॉर्ब कर लेगा मटेरियल, क्योंकि उसके अंदर टफनेस है, ठीक है। अब देखो ये दोनों में क्या डिफरेंस हो जाता है डेड माइल्ड स्टील और माइल्ड स्टील में, कि जब कार्बन का परसेंटेज 0.15% से कम होगा, तो वैसा जो मटेरियल है उसमें हम लोग देखो, ये जो लो कार्बन स्टील मटेरियल होता है, इसको हम लोग अगर देखो यहाँ पे स्ट्रेंथ तो कम है, हार्डनेस कम है, तो अगर इसका हम एप्लीकेशन करना चाहेंगे, अगर हैवी एप्लीकेशन करना चाहेंगे, तो इस स्ट्रेंथ को हमको बढ़ाना पड़ेगा, हार्डनेस को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही कम नहीं हो सकता ये। अगर हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन के लिए चाहिए, कुछ छोटा छोटा एप्लीकेशन के लिए तो यूज हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा बड़ा एप्लीकेशन में यूज करना है, जहाँ पे बहुत ज्यादा लोड आ रहा है, जहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, हार्डनेस ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ और हार्डनेस को बढ़ाना पड़ेगा। और स्ट्रेंथ और हार्डनेस को बढ़ाने का तरीका होता है, एक तरीका होता है हीट ट्रीटमेंट, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, लो कार्बन स्टील का हीट ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हीट ट्रीटमेंट करने के लिए मटेरियल में हार्डनेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। जिस भी मटेरियल में हार्डनेबिलिटी उस मटेरियल का कम होगा, तो उसमें हम लोग हीट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। हार्डनेबिलिटी मतलब क्या हो गया कि अगर कोई मटेरियल है तो वो कितना डेप्थ तक हम उसको हार्ड कर सकते हैं, कितना डेप्थ तक, ठीक है। तो लो कार्बन स्टील में ये प्रॉपर्टी नहीं होता है, लो कार्बन स्टील का हार्डनेबिलिटी अच्छा नहीं होता है, तो इस वजह से उसका हीट ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉट सब्जेक्टेड टू, या फिर लिख सकते हैं नॉट रिस्पॉन्सिव टू हीट ट्रीटमेंट। तो अब जब हम हीट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, तो इसका हम स्ट्रेंथ और हार्डनेस को बढ़ाएं कैसे फिर? अगर हम इसका एप्लीकेशन, ज्यादा एप्लीकेशन चाहते हैं, हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन चाहते हैं, तो हम इसका स्ट्रेंथ और हार्डनेस कैसे बढ़ाएं? तो एक प्रोसेस होता है कोल्ड वर्किंग, ठीक है। कोल्ड वर्किंग एक प्रोसेस होता है। कोल्ड वर्किंग मतलब क्या हो गया कि हर एक मटेरियल का देखो एक अपना टेम्परेचर होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ठीक है। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है, उस टेम्परेचर, जैसे वो मटेरियल उस टेम्परेचर को क्रॉस करेगा, उसके अंदर का क्रिस्टल चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अंदर का जो क्रिस्टल है, जैसे कि हम अगर आयरन की बात करें, तो आयरन का अप्रॉक्स मेरा 700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसका 640 डिग्री सेंटीग्रेड इसका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, यानी कि इसके ऊपर ये अपना क्रिस्टल, इसका स्ट्रक्चर अंदर का चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कोल्ड वर्किंग में हम लोग क्या करते हैं कि कोल्ड वर्किंग में इस टेम्परेचर, ये जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है, इसके नीचे हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है। कुछ भी अगर वर्किंग करना हो, इस मटेरियल का कुछ भी तैयार करना हो, तो हम लोग 640 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तैयार करते हैं, और अगर 640 से ऊपर तैयार करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं हॉट वर्किंग, ठीक है। तो कोल्ड वर्किंग का मतलब हो गया कि जैसे मान लो हमें माइल्ड स्टील का एक वायर बनाना है, ठीक है। अगर एक माइल्ड स्टील का हमें एक लंबा सा वायर बनाना है, तो उसके लिए डक्टिलिटी है, उसे हम लोग बोलते हैं वायर ड्राइंग प्रोसेस। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल का हॉट वर्किंग करते हैं, मींस मटेरियल को 640 से ऊपर हीट कर दिए और उसका फिर हम इलोंगेट कर दिए, ठीक है। तो कोल्ड वर्किंग क्या हो गया, ये क्या है, हार्डनेस और स्ट्रेंथ बढ़ाने का एक टेक्निक है, ठीक है। ये हार्डनेस और स्ट्रेंथ बढ़ाने का एक टेक्निक है, कब, जब हम मटेरियल को रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे पे ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइल्ड स्टील का अगर स्ट्रेंथ बढ़ाना हो, तो हम लोग हीट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, उसका हम लोग कोल्ड वर्किंग करेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग कोल्ड वर्किंग करेंगे, तो उसका क्या हम लोग बोलते हैं, वो हमारा होता है डेल्ड माइल्ड स्टील, ठीक है। मींस हम लोग कार्बन स्टील का हीट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब अगर कार्बन का परसेंटेज 0.15% से कम होता है, तो हम लोग उसमें स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कोल्ड वर्किंग करते हैं, और अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन 0.15 से 0.3 होगा, तो हम लोग उसके लिए एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं, जो कहलाता है केस हार्डनिंग, ठीक है। हीट ट्रीटमेंट में दो क्लास होता है, एक क्लास होता है जिसमें हम लोग उसका पूरा हार्डनेस और स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं मटेरियल का, और केस हार्डनिंग क्या होता है कि जो हमारा मटेरियल होगा, ये अगर मटेरियल है, तो जब हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करेंगे, तो इस मटेरियल का पूरा हार्डनेस बढ़ जाएगा, इसका अंदर भी हार्डनेस बढ़ जाएगा, लेकिन जब केस हार्डनिंग करेंगे,
घबरा दिया हमको पीछे में डाल के। सर किसका तो आवाज आ रहा है सर। ठीक है सर पढ़ाई। इधर वाला ठीक है, जब हम लोग हीट ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो दो तरह का हीट ट्रीटमेंट होता है। एक हीट ट्रीटमेंट जो उस मटेरियल को पूरी तरह से स्ट्रेंथ और हार्डनेस उसका बढ़ाएगा, मतलब उसके अंदर भी हार्डनेस बढ़ाएगा। लेकिन एक हीट ट्रीटमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं केस हार्डनिंग, मींस केवल उसका ये जो सरफेस है ऊपर वाला ये केवल हार्ड होगा। ठीक है, चारों साइड से ये सरफेस केवल हार्ड होगा, ये अंदर जो है मटेरियल अंदर से सॉफ्ट ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे केवल उसका सरफेस हम हार्ड करेंगे। तो अगर हमारा कार्बन का परसेंटेज 0.15 से 0.3 तक है तो वैसे में हम लोग हीट ट्रीटमेंट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका हम लोग केस हार्डनिंग कर सकते हैं, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं माइल्ड स्टील। ठीक है, सर और जो डेड माइल्ड स्टील होता है, हाँ बोलो। वीडियो रुका हुआ है लगता है। रुका हुआ है। हाँ सर रुका हुआ है। ठीक है, तो हीट ट्रीटमेंट दो तरह का होता है। एक में हम लोग मटेरियल का पूरा हार्डनेस बढ़ाते हैं, ठीक है, अंदर भी वो कंप्लीटली हार्ड हो जाएगा। लेकिन केस हार्डनिंग में क्या करते हैं कि केवल उसका हम लोग सरफेस को हार्ड करते हैं। ठीक है, केस हार्डनिंग या इसको सरफेस हार्डनिंग बोलते हैं, मींस मटेरियल का केवल सरफेस हार्ड होगा, अंदर वो हार्ड नहीं होगा, अंदर वो सॉफ्ट रह जाएगा। ठीक है, तो लो कार्बन स्टील का मेन डिसएडवांटेज ये है कि हम उसका हीट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। अरे किसका माइक ऑन है, बंद करो माइक। ठीक है, तो देखो लो कार्बन स्टील का मेन डिसएडवांटेज ये है कि हम उसका हीट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर कार्बन का परसेंटेज 0.15% से कम है तो उसे हम लोग बोलते हैं डेड माइल्ड स्टील, और इसका अगर हमें स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ाना है तो उसके लिए हम लोग करते हैं कोल्ड वर्किंग। लेकिन अगर कार्बन का परसेंटेज 0.15 से 0.3 तक हो जाता है तो उसमें हम लोग हीट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक स्पेशल हीट ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। उसमें क्या होता है, केवल हम लोग सरफेस को हार्ड करते हैं। इसलिए लो कार्बन स्टील का दो क्लास बनाया गया, एक डेड माइल्ड स्टील और एक माइल्ड स्टील। डेड माइल्ड स्टील जो होगा उसका हम लोग अगर स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहेंगे तो वो कोल्ड वर्किंग से बढ़ाएंगे, और जो माइल्ड स्टील होता है अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन 0.15 टू 0.3 है तो इसका स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ाने के लिए हम लोग केस हार्डनिंग करते हैं, या फिर इसको हम लोग सरफेस हार्डनिंग बोलते हैं। ये हम लोग देखेंगे जब हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस पढ़ेंगे, उस वक्त क्लियरली पता चल जाएगा कि हीट ट्रीटमेंट में कौन कौन सा प्रोसेस होता है। यहाँ पे दो क्लास बनाने का यही पर्पस है। ठीक है, क्योंकि कार्बन पे सब चीज डिपेंड कर रहा है। अगर कार्बन कम होगा, 0.15 से कम होगा, तो हम उसका हीट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, उसका कोल्ड वर्किंग करेंगे। ठीक है, उससे हम लोग स्ट्रेंथ और हार्डनेस को बढ़ाएंगे। लेकिन अगर कार्बन का परसेंटेज इस रेंज में आ जाएगा तो उसका अगर हमें हार्डनेस बढ़ाना है या फिर स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो हम लोग उसमें एक स्पेशल ट्रीटमेंट कर सकते हैं जो कहलाता है केस हार्डनिंग। ठीक है, यानी ये जो केस हार्डनिंग है ये इसमें नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पे कार्बन बहुत कम है, इसका हार्डनेबिलिटी बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो हार्डनेबिलिटी अगर कम होगा तो हम उसका केस हार्डनिंग या फिर हीट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। देखो हीट ट्रीटमेंट पढ़ाएंगे उस वक्त और ज्यादा क्लियर होगा केस हार्डनिंग क्या होता है, या फिर हम क्यों इसका केस हार्डनिंग इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम इसको अगर अंदर तक डेप्थ तक हार्ड नहीं कर सकते मटेरियल को, क्योंकि उसका हार्डनेबिलिटी ही नहीं है उतना कि वो अंदर तक डेप्थ तक हार्ड हम कर सके। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम केवल सरफेस को हार्ड कर देंगे। ठीक है, केवल सरफेस को हार्ड कर देंगे। तो लो कार्बन स्टील का हम लोग हीट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ दिक्कत हो तो पूछो, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो, बाकी हीट ट्रीटमेंट तो जब हम पढ़ाएंगे उस वक्त और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो लो कार्बन स्टील में सबसे पहला पॉइंट, इसमें परसेंटेज हमारा जो होता है पॉइंट अप टू 0.3% होता है। लो कार्बन होता है इसलिए उसका स्ट्रेंथ कम होगा, हार्डनेस कम होगा, लेकिन डक्टिलिटी उसका ज्यादा होगा, टफनेस ज्यादा होगा। ठीक है, और इसका हम लोग हीट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। अगर हार्डनेस अगर इसका बढ़ाना हो इस मटेरियल का
या फिर स्ट्रेंथ बढ़ाना हो तो हीट ट्रीटमेंट हम लोग नहीं कर सकते। उसका 2 टेक्निक है। पहला है कोल्ड वर्किंग, जिससे हम लोग अप टू 0.15% कार्बन का स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, और अगर कार्बन का परसेंटेज 0.15 से 0.3 तक होगा तो हम लोग उसके लिए स्पेशल हीट ट्रीटमेंट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सरफेस हार्डनिंग। ठीक है, उसका केवल हम लोग सरफेस को हार्ड करेंगे, उस पूरे मटेरियल को हार्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसका केवल सरफेस को हम लोग हार्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका एक और Yes, sir. प्रॉपर्टी होता है, इसका मशीनेबिलिटी अच्छा होता है, गुड मशीनेबिलिटी एंड वेल्डेबिलिटी। देखिए ये दोनों जो प्रॉपर्टी है ये डिपेंड करता है कार्बन पे, क्योंकि हम लोग जो भी इसमें प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सारा कार्बन पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो मशीनेबिलिटी और वेल्डेबिलिटी ये दो प्रॉपर्टी ऐसा है जो बताता है कि अगर कार्बन कम होगा तो हम ये दोनों प्रोसेस उसमें कर सकते हैं। अगर हमारा लो कार्बन स्टील का 2 कंपोनेंट है, इसको हम वेल्ड करके जोड़ना चाहते हैं तो हम आसानी से जोड़ सकते हैं। अगर एक लो कार्बन स्टील का कोई मटेरियल है, इससे हम मटेरियल रिमूव करना चाहते हैं तो वो हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये बताता है वेल्डेबिलिटी और मशीनेबिलिटी। तो ये भी डिपेंड करता है मेरे लो कार्बन पे। अगर लो कार्बन होगा तो मशीनेबिलिटी और वेल्डेबिलिटी अच्छा होगा। जैसे जैसे हम कार्बन को बढ़ाना चालू कर देंगे ये दोनों फिर खराब होते जाएगा, उसको वेल्ड कर पाना आसान नहीं होगा। अब हम लोग कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो इसका एप्लीकेशन जो है चेन बनाने में यूज किया जाता है, या फिर बाइक का देखोगे, बाइक में चेन होता है, साइकिल में चेन होता है, तो ये जनरली हमारा लो कार्बन स्टील का बनाया जाता है। फिर रिवेट्स हो गया। रिवेट क्या होता है, दो प्लेट को अगर हमें ज्वाइंट करना है, हमारा रिवेट आता है, ये दोनों को हम लोग इसके बीच में इंसर्ट कर देते हैं और ये दो प्लेट ज्वाइन हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग रिवेट बोलते हैं। और ये जो रिवेट होता है ये हमारा लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। उसके बाद जो नेल्स हो गया, जो दीवार में हम लोग नेल्स डालते हैं वो हमारा लो कार्बन स्टील का बनाया जाता है। ठीक है, फिर वायर्स हो गया, स्क्रूज हो गया। तो ये सब देखो, ये सब सारा ऐसा मटेरियल है जिसमें हमको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ या हार्डनेस नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ और हार्डनेस नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग लो कार्बन स्टील का बना रहे हैं। ये भी देखा हुआ चीज है, बाइक में या फिर साइकिल में चेन रहता है वो हमारा हो गया। रिवेट हो गया, दो प्लेट को जोड़ने के लिए। नेल्स भी देखे होंगे घर में, जो बहुत सारा नेल्स होता है काटी ठोकने के लिए, वो हमारा हो गया। ये भी लो कार्बन स्टील का बना होता है। वायर्स जो हमारा हो गया, जो घर में वायर्स होता है छोटा छोटा, वो सब हमारा लो कार्बन स्टील का बनाया जाता है। और स्क्रूज हो गया। ठीक है, स्क्रू भी देखे होंगे। तो ये था हमारा लो कार्बन स्टील के बारे में। अगर कुछ दिक्कत है लो कार्बन स्टील में अभी तक तो पूछो। सर वायर्स मतलब कि जो हम लोग करंट यूज करते हैं जो कि दूसरा नहीं, सर? वो नहीं, वो वायर्स नहीं। ठीक है, वो वायर्स नहीं होता, वो तो कौन? इलेक्ट्रिक वायर्स हो गया चलता specific। है। ये देखो, इस वायर्स को समझने के लिए फिर तुम्हें देखना पड़ेगा। बहुत सारा देखो, क्रेन देखे होगे अगर, यस सर। क्रेन में देखना एक वायर लगा हुआ रहता है हाँ रहता है जिससे वो सर। पुल करता है, वो यस सर। वायर का यहाँ बात हो रहा है। ठीक, ओके। और सर उस वायर का बात। ये जो चैन है वो तो चैन किसी में भी लगा रहता है जो ना, कि सिर्फ ये ही दोनों में? देखो ये तो सिंपल हम देखने वाला एग्जांपल ले दिए, और बहुत सारा एप्लीकेशन में जैसे कि जो हमारा कुछ बुलडोजर देखे हो, बुलडोजर, यस या सर। फिर नहीं, हिटैची। बुलडोजर में चेंज नहीं होता, एक हिटैची में होता है सर। एक्सकेवेटर बोलते हैं हम लोग। हिटैची ठीक है, हिटैची जो जिसमें रहता है। देखना होगा पूरा प्लेन। हाँ, वो सब में जो चेन रहता है जिसमें वो फर्श के थ्रू चलता है, वो यस सर। हमारा चेन भी लो कार्बन स्टील का बना हुआ रहता है। ठीक है, ओके। सर मैथ का क्लास चल तो रहा ये है। बेसिक चेन भी हो गया, सिंपल जो चेन्स होता है वो हमारा इससे बनाया जाता है। ठीक है, हेलो सर, मैथ का क्लास चल रहा है अभी। बस नहीं। स्टार्ट होगा मैथ का क्लास। ठीक है, तो आज हम लोग लो कार्बन स्टील तक की छोड़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग नेक्स्ट टाइप देखेंगे। ठीक है सर। और